ऐसा क्या हुआ अचानक कि सारे मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं? इस पूरे विवाद में हमारे देश के लिए भी कई सीख छुपी हुई हैं। हमें क्या सीखना है? पहली बात, भारत के मुसलमानों में और बाकी देशों के मुसलमानों में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे देश के मुसलमान एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में रहते हैं, जहां उन्हें पूरी आजादी मिली हुई है। वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकते हैं, उन्हें कहीं भी कैसे भी काम करने की पूरी आजादी है। जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है। आज ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है और वहां महिलाएं स्टेडियम में जाकर फुटबॉल का मैच भी नहीं देख सकती। इसलिए आज बड़ी बात जो हमें बतानी है वो हम बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। इसी साल का वीडियो है जब वहां फुटबॉल का एक मैच चल रहा था, लेकिन इस दौरान मुस्लिम महिलाओं को वहां टिकट होते हुए भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए भारत के मुसलमान इन देशों के मुसलमानों से अलग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मुसलमान भारतीय हैं। इसलिए जो मुस्लिम राष्ट्र रिमोट कंट्रोल से भारत के मुसलमानों को नियंत्रित करना चाहते हैं दूर बैठकर, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि भारत के मुसलमान बाकी देशों के मुसलमानों से अलग हैं। इसलिए आज ये मुद्दा, हम पहला मुद्दा ये उठाना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। ये बात भारत को, पूरी दुनिया को समझानी चाहिए और भारत के जो मुसलमान हैं यहाँ रहने वाले, उन्हें भी पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि वो दुनिया के मुसलमानों से अलग हैं। वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, भारतीय मुसलमान हैं। आपने देखा होगा जब कोई दूसरा मुद्दा आता है तो तमाम देश ये कहने लगते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें मत बोलिए। भारत भी कई बार ये कहता है दूसरे देशों को कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें मत बोलिए। आज हम ये चाहेंगे कि भारत के अपने मुसलमान जो हैं वो इन तमाम देशों को बताएं कि ये हमारा अपना मामला है, इंटरनल मैटर है, आप इसमें दखल मत दीजिए। लेकिन साथ ही भारत के लिए भी चुनौती है कि भारत अपने इन 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास कैसे जीते। आज अगर ये एक्शन पहले हो गया होता, कुछ दिन पहले, इन देशों का यह मुद्दा उठाने से पहले, तो शायद भारत का जो मुसलमान है उसे ऐसा लगता, ऐसा इंप्रेशन जाता कि वाकई उनकी बात यहां पर सुनी जा रही है। इसलिए भारत के मुसलमान को कटने नहीं देना है, उन्हें अपने ही देश के साथ जोड़कर रखना है। यह भारत के लिए एक चुनौती है। दूसरा, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इस लिहाज से भारत इस्लाम धर्म के सबसे बड़े अभिभावकों में से है। इसलिए जो देश खुद को इस्लाम धर्म का इतना बड़ा चैंपियन बताते हैं, उन्हें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत में उनके देश से कहीं ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसलिए भारत भी मुस्लिम अधिकारों का और इस्लाम का चैंपियन बन सकता है। और भारत, इन सारे देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जो कि सेकुलर है और लोकतांत्रिक है। तीसरी बात, आज भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, हर बार मिलता है, ऐसा नहीं कि आज ही मिल रहा है। भारत के मुसलमान जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं उन्हें तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है। सबसे पहले इस्लामिक देश उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, फिर अमेरिका जैसे देश भारत की आलोचना करने लगते हैं, यूरोपियन यूनियन भी हमारे खिलाफ हो जाता है और इन मुसलमानों का साथ देता है जो हमारे देश में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों के मानव अधिकारों की बातें करती हैं। लेकिन इस तरह का समर्थन भारत में रहने वाले हिंदुओं को कभी नहीं मिलता। हमारे देश में अगर किसी हिंदू की हत्या हो जाए, हिंदू पर अत्याचार हो जाए, जैसे कश्मीर में हो रहा है, ना तो इस्लामिक देश कोई बोलता है, ना अमेरिका जैसा देश बोलता है, ना यूरोपियन देश बोलते हैं। यानी बड़ी बात यह है कि आज भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, खास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड से समर्थन मिल रहा है। लेकिन हमारे देश में रहने वाले 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को कहीं से भी कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए भारत के हिंदुओं को आज इंटरनल सपोर्ट, यानी अपने देश के अंदर लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। और आज हमारे देश का जो हिंदू है वो शायद इस बात को महसूस कर रहा है कि अब उसे ना तो बाहर से समर्थन मिल रहा है, ना अंदर से मिल रहा है। चौथी बात, इस घटनाक्रम का असर भारत के लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर भी पड़ेगा। सोचिए, जब टीवी डिबेट में दिए गए एक बयान पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया, तो ऐसे में भारत में जो लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला हुआ है उसका क्या होगा। और पांचवां पॉइंट यह है कि आज जिस प्रकार से हमारे देश के बहुत सारे हिंदू इस मामले में मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। यह पूरा मुद्दा असल में
इस्लाम की आस्था से जुड़ा हुआ था और जो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो आहत हुए। इस मुद्दे को उठाने वाले कौन लोग थे? मुसलमानों के साथ साथ हमारे ही देश का एक वर्ग जो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया। हमारे देश के वो तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी, विपक्षी नेता सारे मुसलमान तो नहीं है, वो हिंदू हैं। हिंदू होकर भी अपने देश के मुस्लिम भाइयों का साथ दे रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बना। यही हमारे देश के मुसलमानों को भी अपने हिंदू भाइयों के लिए करना चाहिए। आज आप देखिए, जब मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है, चाहे सही हो या गलत हो, हमारे ही देश के हिंदू उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, अपनी सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं, अपने देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है जब किसी हिंदू पर ऐसा अत्याचार हो तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो भी उनके साथ मिलकर खड़े हो जाएं? ये बात हमने पिछली बार भी कही थी कश्मीर के मामले में कि कश्मीर के जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उन्हें इस बार अपने हिंदू भाइयों का साथ देना चाहिए। वो काम नहीं करना चाहिए जो 1990 में हुआ था। तभी इस देश में धार्मिक सौहार्द कायम रहेगा। आपने खुद इन लोगों को एनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छतोछाया में रखते हैं और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इस पे हमें कुछ नहीं कहना है। हमारी पार्टी ने क्या कहा उसको देख लीजिए और उसी के साथ हम लोग हैं। थैंक यू। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। ये एक गलत मिसाल है और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएंगे। किसी के धर्म पे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाइयों का धर्म हो, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते। असल में जो देश बटा हुआ होता है, असल में जिस देश के लोग कभी एक साथ मिलकर खड़े नहीं होते, जहां देशभक्ति की भावना कम होती है, ऐसे देशों के साथ पूरी दुनिया यही करती है। भारत आज चाहे तो फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से बहुत कुछ सीख सकता है। पिछले साल जब फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए एक कानून लेकर आया तो पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हुई और OIC जैसे मुस्लिम देशों के संगठनों ने तब फ्रांस को इस्लाम विरोधी देश बताया था। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस झुका नहीं और उसने इस कानून को वापस नहीं लिया, बल्कि इस कानून को अपने यहां लागू करके ही माना, चाहे कोई कुछ कहे। इसी तरह इजराइल ने जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर कार्रवाई की तो इसे मुस्लिम देशों ने दुनिया के सभी मुसलमानों पर बड़ा हमला बताया था। लेकिन इजराइल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि कोई भी देश उसे अपनी सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। ये मुस्लिम देश जब भारत को लेक्चर देते हैं तो हमारे ही देश के लोग, जिनमें कुछ हिंदू भी हैं, वो इन मुस्लिम देशों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। और यही बात आज आपको समझनी है। बड़ी बात जो समझनी है वो ये है कि हमारे देश के लोग ऐसे हैं आज जो आज भी तालियां बजा रहे हैं। हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं और एक जो वर्ग है हमारे देश का, वो अब भारत की हार को मोदी की हार समझता है और मोदी की हार को अपनी जीत समझता है। और ये काम हम हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हमारी जो गुलामी का इतिहास है इतना लंबा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.